नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने पेश किया 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट। हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश, कई नई योजनाओं का भी किया ऐलान। गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने किया वॉकआउट। सत्र की कम अवधि को लेकर दिया धरना। विधानसभा के बाहर लहराए पोस्टर्स। विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन। ग्रामीण इलाकों की अनदेखी का आरोप। लच्छेदार भाषा में उलझाने का आरोप। बाईस मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर दौरा तय। धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का भी लेंगे रिपोर्ट कार्ड। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने चुनावी साल में अपना पिटारा खोला है, जिसमें से हर वर्ग के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार ने सभी वर्गों पर फोकस करते हुए पहाड़ के बजट को संतुलन नाम दिया है और ये बजट पूरी तरह ज्ञान पर फोकस रहा। बता दें कि इस बार धामी सरकार ने 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703.12 करोड़ का बजट पेश किया। संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त विधेयक को पेश किया गया। धामी सरकार ने बजट को नाम दिया संतुलन। एस से समावेशी विकास, ए से आत्मनिर्भर, एन से नई सोच, टी से तीव्र विकास, यू से उन्नत गाँव और शहर, एल से लोक सहभागिता, ए से आर्थिक शक्ति, एन से न्यायपूर्ण व्यवस्था। बता दें कि ये बजट पिछले साल के बजट से 10% ज्यादा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 542.82 करोड़ का बजट, उच्च शिक्षा विभाग के लिए 146.30 करोड़ का बजट, तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 98.50 करोड़ का बजट, आंगनबाड़ी योजना के लिए 598.33 करोड़ का बजट, पीएम पोषण मिशन 149.45 करोड़ का बजट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ का बजट, आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ और वात्सल्य योजना के लिए 15 करोड़ का बजट, रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1050 करोड़ का बजट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ का बजट, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए 400 करोड़ के बजट का प्रावधान, खेल विभाग के लिए 69.94 करोड़ का बजट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1,327 करोड़ का बजट, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 195.46 करोड़ का बजट, आयुष्मान योजना के लिए 600 करोड़ का बजट, पेयजल विभाग 1,827.91 करोड़ का बजट, आवास विभाग के लिए 291 करोड़ का बजट, शहरी विकास विभाग के लिए 1,401.85 करोड़ का बजट, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,642.20 करोड़ का बजट, ऊर्जा विभाग के लिए 1,609.43 करोड़ का बजट, लोक निर्माण विभाग के लिए 2,501.91 करोड़ का बजट। बजट में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 202 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़, निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3.76 करोड़, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना के लिए 14.13 करोड़, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के निर्माण के लिए 10 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की विकास यात्रा के इस क्रम में हाउस ऑफ हिमालयाज का उल्लेख करना चाहूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के
अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। आज हाउस ऑफ हिमालयाज देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है। बता दें कि बजट में उन्नत शहर और विकास के गांवों पर भी फोकस किया गया है। विकसित भारत जी राम जी के लिए 705.25 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 1642.20 करोड़, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 40 करोड़, शहरी निकायों के लिए 1814 करोड़ और पंचायती राज संस्थानों के लिए 1491 करोड़, आवास विकास विभाग के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए 130 करोड़, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए 60 करोड़। आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इलाज तो लाखों का था लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया, तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। बजट में नई योजनाओं का प्रावधान। कुंभ मेले में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने 1027 करोड़ रुपए का अनुदान, विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन के लिए 705.25 करोड़ रुपए का प्रावधान, निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, साइबर सिक्योरिटी के क्रियान्वयन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान, सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10 करोड़ का प्रावधान, आपदा सखी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान, वहीं ग्राम प्रहरी के लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं सदन में पेश किए गए बजट को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष ने बजट को दिशाहीन बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। खास बातचीत के लिए मेरे साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो बजट पेश किया गया? देखिए, सिर्फ आंकड़ों का बजट है, ये धरातल में उतरने वाला बजट कहीं नहीं है। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ काम नहीं है, स्वयं सहायता समूह को क्या बजट देंगे, बेरोजगार युवाओं के डेवलपमेंट के लिए क्या बजट देंगे, बेरोजगारी भत्ता क्या होना चाहिए सुनिश्चित नहीं है। ये सिर्फ लोक लुभाना बजट है। डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 12.49% ही बजट है। सरकार इस बजट को पेपर में तो छाप सकती है, अखबार में छपवा सकती है, लेकिन धरातल में कहीं उतार नहीं सकती। धरातल में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को शिक्षा कैसे दी जाए, स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, इस बजट में कहीं प्रावधान नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है। बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक। आपने कई खामियां गिनाई, आपके अनुसार इस बजट में किस चीजों पर ज्यादा विशेष फोकस सरकार को रखना चाहिए था? सरकार को कृषि पर फोकस रखना चाहिए था, बेरोजगारी भत्ते पर फोकस रखना चाहिए था, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखना चाहिए था, अंतिम छोर के व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे लाभान्वित करें उस पर बात रखनी चाहिए थी, लेकिन बजट में ये सब कहीं नहीं है। आखिरी सवाल, ये जो ज्ञान का इसमें जिक्र किया गया, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसको लेकर के जो इन चीजों में प्रावधान किया गया, क्यों नहीं लगता कि सरकार ने इन चीजों पर फोकस किया? सरकार ने सिर्फ वो एक शब्द लिखा है, उसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला। गरीब को कैसे उसको सुविधाएं पहुंचाएंगे, इस पर कहीं व्यवस्था नहीं है। अन्नदाता को कैसे, अन्नदाता जो आज तड़प रहा है, लगातार जो है कर्ज में डूबता जा रहा है, उस कर्ज से कैसे बाहर निकालेंगे। एमएसपी के लिए क्या प्रावधान होंगे, उनको बोनस मध्य प्रदेश की या अन्य राज्यों की तर्ज में जो बोनस है वो कैसे दिया जाएगा, इस पर कहीं पर चर्चा नहीं है। अंतिम छोर में जो व्यक्ति आज सरकार बात कर रही है कि हमने जो है कि बजट में प्रावधान किया है कि जो हमारे आयुष्मान कार्ड हैं, अन्य कार्ड है, उनमें हम लोग स्वास्थ्य दे रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में लेना लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि सरकार जो है उनको बजट नहीं दे पा रही है। मनरेगा की बात करने वाली सरकार मनरेगा के पिछले वित्तीय वर्ष का बजट अभी तक नहीं दे पाई है और हम मनरेगा को मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं। कहीं नहीं, सरकार का झूठा बजट है। ये सरकार का बजट इस किताब में ही रह जाएगा, धरतल में कहीं नहीं उतरने वाला। तो बिल्कुल देखिए, जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इससे साफ तौर पर नाखुश है। भुवन कापड़ी जो कि उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जनता को जरूरत जो जनता की थी वो तमाम जो चीजें हैं वो इस बजट में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। बराड़ी सैंड से वीडियो जर्नलिस्ट अफजाल अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में हो, चाहे किसानों को इस बजट से लाभ और आम जन इससे
मैं इस बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कि आम जन को राहत मिल सके। निराशाजनक है, शब्दों का जाल है और हर वर्ग को निराशा मिली है इस बजट से। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट में। यह चुनावी बजट है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का खाका पेश किया। अभिभाषण में राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन विस्तार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सरकार उत्तराखंड को साल 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के विधानसभा बजट के लिए पूरी सरकार गैरसैंण पहुंची है, लेकिन 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि जो विपक्ष कम अवधि का रोना रोता रहा है, वही विपक्ष मुद्दों के नाम पर सिर्फ बहिष्कार करता रहा है। और सत्र के पहले दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बजट सत्र का आगाज, मुद्दों के नाम पर रहेगा बहिष्कार, विपक्ष का हंगामा, ऐसे सत्र चलेगा सिर्फ दिन 4। उत्तराखंड में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। हाथ में पोस्टर बैनर्स लिए विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। देखिए, पंचम विधानसभा है और मात्र 9 सत्र आहूत किए गए हैं और 32 दिन उपवेशन यानी कि कार्य दिवस, और यह अंतिम बजट सरकार पेश करने जा रही है। अंतिम ही है और अंतिम साल, अंतिम वर्ष है और पहली बार संसदीय इतिहास में संसदीय परंपराओं की, संविधान की, कार्य संचालन नियमावली की अनदेखी कर आज माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला है। देखिए, जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार सवालों से बच रही है। नियमावली के हिसाब से विधानसभा की कम से कम साल में 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 साल में मात्र 32 दिन चलाया है। तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम ज्वलंत कार्य होते हैं जो क्षेत्र के हम अपने विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समय ही नहीं मिलता तो क्या कर सकते हमारे। और जिस प्रकार से प्रदेश में बदहाली है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला सुरक्षा में हम इतना महिला उत्पीड़न हो रहा है कि उसके कोई हद नहीं है। अंकिता भंडारी आज भी न्याय के लिए जो है बहन की आत्मा भटक रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि जो विपक्ष बार बार सत्र की कम अवधि को मुद्दा बनाता है, जो विपक्ष बार बार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करता है, वही विपक्ष मुद्दों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार करता है। इस बार भी सदन की कार्यवाही 5 दिनों तक चलने वाली है, लेकिन पहले से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाता रहा है। पहले ही दिन विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। सवाल है कि क्या वाकई में विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा, क्योंकि सत्र की अवधि 5 दिन हो या फिर 10 दिन, हर बार विपक्ष बहिष्कार करता नजर आता है। यदि विपक्ष को वाकई में जनता के मुद्दों की चिंता है तो शालीनता के साथ सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चलने दी जाती, ताकि सदन में जनता के मुद्दों को उठाया जा सके। बजाय इसके सिर्फ अवधि के नाम पर विपक्ष बहिष्कार कर जाता है और फिर वही सत्र कम दिनों तक चल पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से अशोक कुमार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा कई मायनों में खास रहा। एक तरफ उन्होंने जहां प्रदेशवासियों को तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ मंच से उन्होंने नेताओं के पावर गेम को भी बैलेंस करने की कोशिश की। और इसका अंदाजा शाह के उस बयान से लगाया जा रहा है जिसमें उन्होंने सीएम धामी के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम का भी जिक्र किया। देखिए रिपोर्ट। अमित शाह ने मंच से दिया बड़ा संदेश।
पावर दिखाने वाले नेताओं पर शाह की नजर, पावर गेम को बैलेंस करने की कोशिश, धामी के साथ त्रिवेंद्र के नाम का जिक्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा और जनसभा कई मायनों में खास रहा। जहां तीसरी बार फिर से उत्तराखंड में कमल खिलाने की अपील की गई, तो वहीं दूसरी तरफ मंच से अमित शाह ने उन नेताओं को भी जबरदस्त जवाब दे डाला जो पावर गेम का हिस्सा रहे। ये बात किसी से छिपी नहीं कि हाल के दिनों में उत्तराखंड बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। चाहे हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर गदरपुर से अरविंद पांडे, अपनी ही सरकार के खिलाफ ये ऐसे बयान देते आ रहे हैं जिससे पार्टी को असहज होना पड़ रहा है। और बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पांडे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, तो वहीं उसके अगले ही दिन पांडे जी दिल्ली दरबार पहुंच जाते हैं। उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। यानी कि नेताओं की नाराजगी के बाद दिल्ली दरबार के कानों तक भी पहुंचा दी गई है। अब हरिद्वार जब पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तब उन्होंने खुले मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह ने जनसभा में सीधा संदेश दिया कि ये उत्सव धामी के 4 साल के शासन का ही नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार के 9 साल का उत्सव है। मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इस बयान से मुख्यमंत्री धामी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। शाह ने याद दिलाया कि उत्तराखंड में बीजेपी के शासन को 4 साल नहीं, पूरे 9 साल हो गए हैं। इसमें दिलचस्प बात ये रही कि अमित शाह ने अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का कम से कम 10 से 12 बार जिक्र किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। उत्तराखंड बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व पहुंचा था। उस मंच से अमित शाह का ये बयान देना और उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यकाल के साथ ही त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को भी जोड़ना बहुत कुछ बयान कर रहा है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि हरिद्वार के मंच से शाह ने प्रदेश में पावर गेम को बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि कार्यक्रम में जहां धामी सरकार का पूरा ध्यान उनके 4 साल के कार्यकाल को उजागर करने पर था, वहीं अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता को ये साफ संदेश दे दिया कि पिछले 9 सालों में रावत और धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने राज्य में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। इससे सियासी पंडित ये समझ रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी के भीतर जो खिटपिट चल रही है और जो नेता अपनी पावर गेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सीधा संदेश शाह ने दे दिया है। बता दें कि अमित शाह का ये पहला राजनीतिक दौरा ऐसे समय पर हुआ जब पार्टी के भीतर भारी खींचतान के साथ ही सीएम धामी के खिलाफ भारी नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि आलाकमान आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है और शाह के इस बयान से क्या असर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर चूल्हा जलाया और रोटी सब्जी बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोग, खासकर महिलाओं का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ज्योति रौतेला ने कहा कि पिछले 12 साल से केंद्र और 9 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो रसोई के जो खाद्य पदार्थ का दाम बढ़ता जा रहा है, एलपीजी का जो सिलेंडर है वो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन है। बहुत बड़ी बातें करके भाजपा की सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार उनकी सरकार, उन्होंने 2014 में नारा दिया था, लेकिन 2014 से लेके और 2026 हो गया, उनकी सरकार केंद्र में है, 9 साल से प्रदेश में है, लेकिन महिलाएं आज उनकी सरकार के खामियाजा भुगत रही हैं। हमारे किचन पे इन्होंने वार किया है। हम लोगों को सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं करता।
उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सीएम के निर्देश पर इस साल भी चारधाम यात्रा ग्रीन थीम पर आयोजित की जाएगी। प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा को लेकर निकायों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं न कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चारधाम की यात्रा अच्छी होगी और सुरक्षित होगी। उत्तराखंड में इस साल योग महोत्सव 7 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसको भव्य बनाने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम तैयारियों में जुटा हुआ है। जीएमवीएन के महाप्रबंधक प्रतीक जैन ने बताया कि पिछले साल तक योग महोत्सव का आयोजन यूटीडीपी द्वारा कराया जाता था और इस बार आयोजन की जिम्मेदारी जीएमवीएन को मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश विदेश से बेहतर योगाचार्य और योगा एक्सपर्ट को इस आयोजन में बुलाया जाएगा। ये पूरा आयोजन योग नगरी ऋषिकेश स्थित गंगा रिजॉर्ट में किया जाएगा। मार्च में 7 दिन का हम लोग एक योगा फेस्टिवल करने वाले हैं। 16 मार्च 2026 से 22 मार्च 2026 इसकी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और ये जो योगा फेस्टिवल है, उत्तराखंड राज्य पिछले कई सालों से हम योगा फेस्टिवल कराते हुए आए हैं। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2025 की और 2024 की, तो यूटीडीबी के माध्यम से इस फेस्टिवल को कराया जा रहा था। इस बार इसका दायित्व और जिम्मेदारी जीएमवीएन को दी गई है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो 1 हफ्ते का योगा फेस्टिवल प्लान किया है, इसको बहुत अच्छे से कराएं और बहुत अच्छे योगाचार्यों को, योग एक्सपर्ट्स को हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करने वाले हैं, ताकि वो जितने भी योगा एंथुजियास्ट हैं और जो योग सीखने की मंशा रखते हैं, वो अच्छे एक्सपर्ट्स के माध्यम से 7 दिवस का जो शिविर लगेगा हमारा, उसमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें। दिनेशपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसी क्रम में अवर अभियंता मेहताब अली के नेतृत्व में जाफरपुर रोड के सामने बिजली कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि मेहताब अली ने उपभोक्ताओं से जल्द बकाया बिल जमा करने की अपील की है और चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। वहीं विभाग ने क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर ऐसे शिविर लगाए हैं ताकि उपभोक्ता आसानी से अपना बिल जमा कर सके। हमारे डेली जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम बिजली बिल वसूली के लिए कैंप लगा रखे हैं। आज हमारा दिनेशपुर में कैंप लगा हुआ है, सकैनिया गदरपुर में कैंप लगा हुआ है, कल को हमारा कैंप कुल्हा में भी लगेगा। जितने भी बिजली के बकायेदार हैं, हम उनके कनेक्शन भी काट रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप अपना बिल टाइम से जमा कर दें, क्योंकि बिजली का कनेक्शन अगर कट जाएगा तो कहीं ना कहीं असुविधा जरूर उपभोक्ता को होती है। रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल की। सफाई संघ के नगर महामंत्री नरेश घोगलिया ने समय पर वेतन, नियमितीकरण और मूलभूत सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया। वहीं नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मियों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हड़ताल करना कोई एक बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मजबूरी भी हमारी है। हमारे नगर निगम में 2003 से लेकर अब तक 20-21 साल हो गए स्वच्छता समिति आउटसोर्सिंग कूड़ा वाहन लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसको पक्का करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 3 मार्च 2025 में बिंदु संख्या 1 पर प्रस्ताव पास है कि इनको नियमित किया जाए। हमारा नगर निगम नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदय से भी हमारा निवेदन है, जब बोर्ड में आप करोड़ रुपए की संपत्ति पास करा सकते हो विकास कार्य के लिए, तो आप ये प्रस्ताव भी पास करा सकते हो कि इन कर्मचारी को पक्का किया जाए। जो हमारे मोहल्ले यहाँ 3 प्रकार के कर्मचारी हमारे नगर निगम में, कुछ हैं लगभग 93 के आसपास हमारे परमानेंट हैं पर्यावरण में, तो उसके अलावा 350 हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के और 150 के आसपास हैं आउटसोर्स के। तो इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 25 फरवरी 2026 को। इनकी मुख्य मांगें थी कि जितने पर्यावरण मित्र हैं जो आउटसोर्स या मोहल्ला स्वच्छता समिति के हैं, उनका वेतन 30,000 किया जाए। तो चूँकि पूरे राज्य में कहीं भी अभी पर्यावरण मित्र का वेतन नहीं है 30,000, तो हमने उनको रिप्लाई दिया उनके लेटर के क्रम में कि ये शासन स्तर का मैटर है और शासन स्तर पे जैसे भी कहीं भी लागू करते हैं, हम आपको उसमें जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई करें।
हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में नूरपुर पंजन हिड़ी गोलीकांड में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि परिजनों और बजरंग दल ने गिरफ्तारी के विरोध में थाने पर प्रदर्शन किया। वहीं परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस राजनीतिक दबाव में सिर्फ उनके पक्ष पर कार्रवाई कर रही है। परिवार ने यह भी कहा कि बीजेपी से जुड़े जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान जमीन बेचने में शामिल है, जिसके चलते पुलिस ने उनके घर जबरन घुसकर नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की और इसी पर सीओ सिटी का कहना है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। नाम डाल रहे हैं, जो अपने घर उनके भी नाम डाल रहे हैं, कोई जांच नहीं कर रहा। सब ये कनकन थाना और सुधांशु कौशिक बिके हुए हैं, बिल्कुल बिके हुए हैं। उन्होंने कोई भी हमारे घर आकर हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें टॉर्चर करा जा रहा, हमारे बच्चों को टॉर्चर करा जा रहा, बच्चों को घर से उठा रहे हैं, हमारे जो नाबालिग बच्चे उन्हें उठा रहे हैं। जेल चले गए थे। आज जो है माननीय न्यायालय से 3 लोगों के भी वारंट जारी हुए थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नहीं, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हैं और दोनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी के सेक्शन नहीं है। जो बीएनएस में हमारे प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों ने रक्तदान किया। वहीं प्रबंधक अमित कुमार ने पुलिसकर्मियों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने रक्तदान कर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। आज मंगलौर कोतवाली में यहाँ पर हमने रक्तदान शिविर लगाया है और काफी अच्छी संख्या में हमारे सिपाहियों ने यहाँ पर रक्तदान किया है। और सबसे बेहतरीन बात तो मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे रहती है और आज रक्तदान करके लोगों की सहायता के लिए इतना बड़ा काम आज पुलिस वालों ने किया है, बहुत खुशी की बात है। कितना बेनिफिट मिलता है? ये अगर हम रक्तदान करते हैं तो लगभग 1 रक्तदान से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। रक्तदान करने से हमारा शरीर की भी बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं, बहुत सारे फायदे हैं। रक्तदान महादान है। रुड़की के गंगनहर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मोनू जलवीर की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने पेश किया 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट। हर वर्ग पर फोकस करने की कोशिश, कई नई योजनाओं का भी किया ऐलान। गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने किया वॉकआउट। सत्र की कम अवधि को लेकर दिया धरना, विधानसभा के बाहर लहराए पोस्टर्स। विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन, ग्रामीण इलाकों की अनदेखी का आरोप, लच्छेदार भाषा में उलझाने का आरोप। बाईस मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर दौरा तय। धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का भी लेंगे रिपोर्ट कार्ड।